ISRO started from the most humble of origins, from transporting the first rocket on a bicycle to breaking the record of launching the most satellites in a single mission. ISRO continues to break all records in the space industry. It has saved thousands of lives via accurate weather reporting, and its satellites continue to help Indians in all spheres of life, from telecommunication, medicine, defense, and interplanetary missions. ISRO now shows the world how to do this economically. India Aware talks to Mr. Sachin of Space Organization to give us the most exciting news when it comes to upcoming missions from ISRO. ओके सर, थोड़ा सा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता पाएंगे? मेरा नाम सचिन बांबा है। मैं स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन और फाउंडर हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में कैपेसिटी बिल्डिंग करती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस के जो ज्ञान हमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से प्राप्त होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज जो डाटा कलेक्ट करती हैं या जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो सैटेलाइट आखिर काम कैसे करते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी में उनका क्या महत्व है, और बच्चों को हैंड्स ऑन एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की एक्टिविटीज़ हम लोग कराते हैं। ये वर्ल्ड की एक तरह की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की साइंस पॉपुलराइजेशन करती है। हमने बहुत सारे इंडिया में ऐसे काम किए हैं जो फर्स्ट टाइम काम है। जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 2009 में हमने 1,84,000 लोगों को एक्लिप्स दिखाया बिहार तारेगना से। तारेगना वो भूमि है जहाँ आर्यभट्ट साहब तारे गिना करते थे, इसी वजह से उस जगह का नाम तारेगना है। इसी के साथ भारत की पहली फ्लाइट जिसमें पैसेंजर्स गए और उन्होंने सोलर एक्लिप्स की स्टडी की, उसका अध्ययन किया, वो भी हमने की। भारत का पहला क्रूज हमने किया। इंडिया की IST टाइमलाइन को फिजिकली आइडेंटिफाई करवाया हमने स्कूल स्टूडेंट से। ओके सर, जब हम देखें इसरो की बात अगर हम करें तो इसरो पिछले कुछ बीते सालों से एक्सप्लोरेशन और रॉकेट साइंस जो है इसमें नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर की रुचि भी थी कि एस्ट्रोनॉमी जो स्पेस साइंस है उसे आगे बढ़ाया जाए। अगर हम देखें रिसेंटली उन्होंने 2022 के लिए अनाउंस किया है कि हम सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉट होगा हम अपना स्पेस में लॉन्च करेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में आदमी की रुचि नेचुरल है। हम लोग ये जानते नहीं, लेकिन हमारी लाइफ में 25,000 ऐसी छोटी छोटी आइटम्स हैं जो हम एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस से रोज यूज़ करते हैं। टीवी स्पेस साइंस की देन है, मोबाइल, इंटरनेट, इनफैक्ट बच्चों का नेपी पैड तक एक तरह से स्पेस साइंस की रिसर्च की देन है। एस्ट्रोनॉमी से हम लोग अपने जितने भी त्यौहार मनाते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी मून की किसी ना किसी पोजीशन से अमावस्या या पूर्णिमा पे मनाते हैं। इनफैक्ट हमारा एग्रीकल्चर, हमारा वेदर, सब कुछ एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की स्टडी से गवर्नड है। इसी बात को समझते हुए, हमारी रुचि को देखते हुए, प्रधानमंत्री की जो रुचि है वो बहुत ही एक ऐसा स्टेप है जो इस देश के स्पेस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी 2009 में उन्होंने टेलीस्कोप मंगवा करके हमारी संस्था के कुछ लोगों ने जाके उनको टेलीस्कोप दिखाया था, टेलीस्कोप से दिखाया था। तो उनकी रुचि इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा एविडेंट है। और मैं उनको बिल्कुल, ये जो घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को की है, JF कैनेडी की घोषणा जैसी है कि उन्होंने एकदम से अनाउंस किया कि हम लोग USA जो है वो मून पे एक इंसान को भेजेगा, और सन 1969 में अमेरिका ने करिश्मा कर भी दिखाया। और इसी तरह से अपना पहला, इट वाज लॉन्ग ड्यू, इनफैक्ट बहुत सालों से इसरो इस बात की तैयारी कर रहा है। ये लॉन्ग ड्यू था कि कोई ऐसा पॉलिटिकल मोटिवेटर आए और उनको एक डेडलाइन, डेट और बजट दे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो ये जो स्पेस प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरती से अनाउंस किया है कि हम इसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कह रहे हैं, ना कि मैन्ड स्पेस मिशन, क्योंकि वो मैन शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़े साफ तौर पे ये देखना चाहते हैं कि भारत की कोई ना कोई बेटी स्पेस में जाए। हम सब जानते हैं कि इससे पहले राकेश शर्मा जी स्पेस में जा चुके हैं, पर सब कुछ टेक्नोलॉजी और जितना कुछ भी साइंस थी वो सब रशिया की थी। अब इंडिजीनियसली हम खुद अपना भारत का पुत्र या पुत्री उसको स्पेस में भेज रहे हैं। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हम उसको व्योमनॉट नहीं कहेंगे, हम उसको हम एस्ट्रोनॉट नहीं कहेंगे, बल्कि व्योमनॉट कहेंगे। हर देश अपने हिसाब से ये नाम रखता है। रशिया कॉस्मोनॉट बोलता है, अमेरिका एस्ट्रोनॉट बोलता है, और हम उसको
जो है व्योमनॉट बोलेंगे, और अपने गगनयान पे भारत की पहले पुत्र या पुत्री को हम लोग स्पेस में भेजने जा रहे हैं। इसरो ने पहले ही बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया है जो हमारे देश को गौरवान्वित करता है। हम सब जानते हैं कि इसरो के पास एक ऐसा रॉकेट है जो बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता है और बहुत सारे देश हमें अपना कारोबार देते हैं। तो स्पेस एक ऐसी एजेंसी है जो हमारे सिर का ताज है, और जो नेक्स्ट फीट वो करने जा रहे हैं, जो ह्यूमन को स्पेस में भेजने जा रहे हैं, ये हमारे विज्ञान और प्रगति और इनफैक्ट हमारी लाइफ ऑन अर्थ को बहुत बेहतर करने जा रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जानता हूं कि हम बहुत सक्सेसफुली ये लॉन्च कर पाएंगे। ओके सर, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज रेस्क्यूज के मॉडल के हिसाब से, जैसे GSLV MK3 की हम बात कर लें, ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चैलेंज है जिनको हमें फेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो क्या हो सकता है? देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने से बहुत अलग है। ह्यूमन का मतलब है कि हमारा पहला जो पर्पस होता है, यानी जो हमारा किसी भी मिशन का जब इसरो डिजाइन करता है तो उसका जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है कि जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहे। लेकिन इसमें ह्यूमन लाइफ ना जाए, ये मेन मोटिव रहेगा कि किसी भी स्टेज पे ह्यूमन लाइफ ना जाए। और हमने अभी अभी अपना GSLV जो यान है उसको पूरा किया है, अपने तीनों टेस्ट उसमें सफल रूप से किए हैं। ऐसा सॉलिड रॉकेट बूस्टर बना पाए हैं जो इतना फोर्स पैदा कर सके कि ह्यूमन के साथ स्पेस में जा पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो एक रॉकेट जो एक बहुत बड़े बॉम्ब की तरह है, तो अगर वो फटे तो वहाँ से जो हमारे एस्ट्रोनॉट उसके ऊपर बैठे हैं, जो हमारे व्योमनॉट उसके ऊपर बैठे हैं, उनको सेफली निकालना, इसका टेस्ट अभी हमने सक्सेसफुली किया है, जिसको हम एस्केप पॉड कहते हैं। वो टेस्ट अभी सक्सेसफुली हमने कर लिया है। उससे पहले हम ये दिखा चुके हैं कि अगर हमारा जो कोई कैप्सूल जिसमें हम लोग ह्यूमंस को बिठा के स्पेस में भेजेंगे, अगर वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है तो वो उसकी घर्षण की गर्मी से जले नहीं। ये टेस्ट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। और फिर जब वही वाला जो मॉड्यूल है वो आकर के समुद्र में गिरता है तो उसका रिकवरी यानी क्रू मॉड्यूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट वो भी हमने सक्सेसफुली कर लिया है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी डेवलप हो गई है कि हम इस प्रोग्राम को कर पाएं। लेकिन फिर भी अभी तक हमने कभी भी किसी जीवित चीज को स्पेस में नहीं भेजा है, और हम सीधा ही ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत सारी साइंस को, बहुत सारी चीज़ों को अभी समझना है। जैसे स्पेस में जाते ही ह्यूमंस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट उनको परेशान ना करे, प्लस उनके जितने भी लाइफ सेविंग सिस्टम्स हैं वो ठीक से काम करें। इसके साथ जहाँ जहाँ जो टेक्निक जिस सिस्टम ने काम करना है, जब उनके मॉड्यूल्स, पैड्स, रॉकेट बूस्टर सब अलग अलग होने हैं, उन सारी चीज़ों को अभी टेस्ट करना हमारे लिए बाकी है। ऑब्वियसली इसरो इस वक्त बहुत तेजी से जिन देशों ने ऑलरेडी ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम रन कर रखे हैं उनसे डाटा मांग रहा होगा, नॉर्म्स इकट्ठे कर रहा होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इकट्ठे कर रहा होगा, और इन सब टेस्ट को, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा होगा। हमारे सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट का सबसे पहले धरती से उठना वो एक डेंजरस टाइम होता है, और उसके बाद जब हम उनको स्पेस में डाल दे तो ऑर्बिट में रखना ह्यूमंस को और वहाँ पे उनकी लाइफ को सपोर्ट करवाना अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर हम जरा सा सूरज में हो तो टेम्परेचर प्लस 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जरा सा सूरज से हटते ही टेम्परेचर माइनस 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी तेजी से बदलते हुए टेम्परेचर में हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट काम करें, उनके लाइफ सेविंग जो डिवाइसेस हैं वो काम करते रहें, और हम साइंटिफिक डाटा इकट्ठा कर पाएं, और उसके बाद जब वही पॉड वापस पृथ्वी में एंटर करता है तो हमारे वातावरण में घर्षण करके जलता है, और उस पॉड में बैठे हुए लोगों को जो जी फोर्सेस, यानी जैसे हम एकदम से गाड़ी में बैठते हैं और तेजी से गाड़ी चलती है, या जब हवाई जहाज एकदम से उड़ने लगता है तो हमारे को बहुत एक धक्का सा महसूस होता है जो हमारे को पीछे की तरफ खींचता है। वो जो जी फोर्सेस हैं वो अप टू 5G उनको बर्दाश्त करने होते हैं, और इन सारे फोर्सेस को बर्दाश्त करते हुए वो पॉड सक्सेसफुली बिना जले वापस पृथ्वी में आ जाए, और फिर वो हमारे जहाँ पे भी जिस भी समुद्र में गिरे वहाँ से हम उसको प्रॉपरली रिकवर कर पाएं। ये सब चैलेंजेस अभी भी इसरो के सामने हैं। जी, अगर सर हम देखें मंगलयान जो हमारे इसरो ने अभी कोशिश की, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने सक्सेसफुल कर लिया, और वहाँ से रेगुलरली हमें जो इनक्रेडिबल उनकी इमेज है मंगल ग्रह की, वो सरफेस है, वो सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन बता सकते हैं कि वो जो स्पेस क्राफ्ट में सेंसर्स लगे हुए थे वो किस लेवल के होंगे? देखिए, सेंसर्स का पृथ्वी पे काम करना एक बात है, हम सब ये जानते ही हैं कि पृथ्वी भी स्पेस का एक पार्ट है।
तो एक्चुअली जो सेंसर्स पृथ्वी पे काम करते हैं वही सेंसर्स हमारे किसी और जगह पे भी जाके काम करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उन सेंसर्स के लिए होती है कि पृथ्वी पे एक नेचुरल शील्ड है, हमारे ऊपर एक नेचुरल ब्लैंकेट है जिसको हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारे तक पहुंचने वाली हीट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन से बचाता है। तो हमारे सेंसर जब हम स्पेस में भेजते हैं, यानी पृथ्वी के इस ब्लैंकेट से निकाल करके उसको स्पेस में भेजते हैं, तो उनका उन्हीं टेम्परेचर्स, उन्हीं हाई टेम्परेचर्स में, उसी हीट में और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में काम करना, डिफरेंट प्रेशर में, डिफरेंट ग्रेविटेशन में, इन सब चीज़ों में काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। मंगलयान एक बहुत ही सफल जो हमारा मिशन रहा है, उसने मार्स तक रिकॉर्ड टाइम में पहुंचा। इनफैक्ट बहुत ही रिकॉर्ड बजट, कम बजट में हम लोगों ने मंगलयान को सक्सेसफुली मार्स तक पहुंचाया। और मंगलयान पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो हमें मार्स के बारे में, उसकी मिनरलॉजी के बारे में, उसके जो सरफेस है उसके बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारे ज्ञान दे रहे हैं। तो मंगलयान पे जो हमारे कैमरे लगे हैं उसमें सबसे पहला जो आता है वो है मार्स कलर कैमरा, जो हमें एक तरह से वहाँ की कलर फोटोग्राफ्स भेज रहा है, जो आप सब जानते हैं, जो साइंस के लिए अब अवेलेबल हैं। इसरो ने उसको पब्लिक कर दिया है कि लोग उसको इस्तेमाल करके, जो साइंटिस्ट हैं उसको इस्तेमाल करके नई चीज़ें प्राप्त कर सकें। फिर एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट होता है जो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, हम हर जगह लगाते हैं ताकि वहाँ के मिनरल्स को स्टडी कर सकें। उनको फ्यूज़ करा जाता है और उसके बाद उसके उठने वाली जो गैसेज हैं उनको स्टडी किया जाता है। मीथेन, यानी मंगल के ऊपर क्या कभी लाइफ रही है पहले, क्या कोई पानी का ऐसा स्रोत रहा है, इन सब को जानने के लिए मीथेन सेंसर फॉर मार्स जो है उस मंगलयान पे लगा है। और इसके सिवा मेनका नाम से एक जो है ना एनालाइजर उसके ऊपर है, जिसको मार्स एक्सोस्फीयर न्यूट्रल कंपोजिट एनालाइजर कहते हैं। अगेन इसका जो पर्पस है वो पर्पस है कि वहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स, रेडिएशंस, इनको स्टडी करें। इसके बाद लाइमन अल्फा फोटोमीटर मंगलयान के ऊपर लगा हुआ है। तो ये लाइमन अल्फा फोटोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर लगा है जो बेसिकली ये देखता है कि जो उसके ऊपर हाइड्रोजन का और ड्यूटेरियम के फ्लक्सेस हैं, जो उनका रेट है, यानी हाइड्रोजन गैस जो पानी का एक तरह से हमें इंडिकेशन रहता है, उसके मेजरमेंट्स लेता है। तो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स ये लगे हैं और सारा का सारा डाटा साइंटिफिकली पब्लिक के लिए अवेलेबल है। मार्स जो है वो जो मॉम है वो बढ़िया तरीके से अपना काम करता रहा है। और इनफैक्ट जिस टाइम पे मॉम वहाँ था, वहाँ पे एक रोवर ऑलरेडी उसके ऊपर था जो नासा का था। दोनों का आपस में कम्युनिकेशन भी रहा और दोनों एजेंसियों ने मिल करके बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मंगल के सतह के बारे में, मंगल के फीचर के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और वहाँ पे डिफरेंट मिनरलॉजी के बारे में हम लोगों को दिए। सर, अगर हम देखें अभी आने वाले जो कुछ सालों में बहुत बड़े बड़े मिशंस जो हैं, इंपोर्टेंट मिशंस, वो लाइंड अप किए गए हैं। उनमें से एक जो है चंद्रमाना मिशन पार्ट 2, जो कि बहुत ही जल्दी, मतलब अगले साल लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो अगर हम देखें जो अपकमिंग मिशन, जो मून मिशन है, वो क्या है इसरो का? चंद्रयान 2 मिशन एक इसरो का एक ऐसा मिशन है जिसमें सभी को बहुत रुचि है, खासकर वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक सेक्टर है उसको बहुत रुचि है। चंद्रयान 1 मिशन में हम लोग मून तक पहुंचे, लेकिन हमने मून पे एक ऐसा इम्पैक्ट प्रोब भी भेजा जिसने मून के एक सदर्न टिप के, उसके पोल के ऊपर जाकर के इम्पैक्ट किया। ये लेकिन एक इम्पैक्ट प्रोब था, यानी ये मून पे जाकर के, चांद पे जाकर के इसने एक टक्कर की और टक्कर में जो इसने उसके जो पदार्थ है उसको जो हवा में उछाला, उसको जो ऑर्बिटर मून के आसपास था उसने अपने कैमरा से स्टडी किया। चंद्रयान 2 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है ना, हम लोग एक मिशन करने जा रहे हैं जिसमें अब की बार हम एक रोवर मून पे भेजने जा रहे हैं, जो रोवर मून के सरफेस पे चलेगा और वहाँ की ज़्यादा डीप स्टडी कर पाएगा। हम सब जानते हैं चंद्रयान की मदद से हम लोगों ने ऑलरेडी ये पता लगा लिया है कि मून पे बहुत बड़े बड़े पॉसिबिलिटीज़ हैं वाटर के, ग्लेशियर्स की। अब ये जो मिशन, नेक्स्ट मिशन है, ये हमारे को ये टेक्नोलॉजी देगा, ये पॉसिबिलिटी देगा कि हम उसको बेहतर रूप से स्टडी कर पाएँ उसकी सतह पे रहकर। हमारे लिए स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चांद एक नेचुरल आउटपोस्ट है जहाँ से हमारे स्पेस मिशंस को या जहाँ से हमारी पृथ्वी की स्टडीज को बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर चांद पे पानी की अवेलेबिलिटी है तो हमारे लिए वहाँ पे कॉलोनी बसाना बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पॉसिबिलिटी बन जाती है। इस वजह से चांद पे सभी की रुचि एकदम से बढ़ गई है और इसीलिए चंद्रयान जो लेट एंड ऑफ
2018 में प्लान है जिसको भेजना, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी इसरो कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट मिशन बन जाता है और सभी की नज़र इस मिशन के ऊपर है। जी सर, अगर हम सोलर मिशन में बात करें तो जो हमारा अभी नेक्स्ट लॉन्चिंग मिशन होगा सोलर आदित्य, तो उसके बारे में आप उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको क्या स्पेसिफिकेशन उसमें होंगी, एंड अगर हम देखें तो किस तरह का जो डेटा हम लोग सोच रहे हैं सन से ऑब्टेन करने का, वो किस तरह का डेटा? आदित्य मिशन जो भारत प्लान कर रहा है, ये सन पे भेजा जाने वाला अपनी तरह का एक इंडिजिनियस मिशन है। ओरिजिनली जो आदित्य 1 मिशन था उसको एक ही पेलोड मिशन के रूप में रखा गया था और उसके पेलोड का नाम था विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। मैं थोड़ा बता दूं कि क्रोनोग्राफ का मतलब है कि सूर्य का जो वातावरण है, जो उससे कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, जो पृथ्वी पे हम वेदर देखते हैं वो भी सूर्य के वातावरण का ही इम्पैक्ट है। उस वातावरण को स्टडी करने के लिए इस मिशन को डिजाइन किया गया था। बट लेटर ऑन इसमें और ज्यादा पेलोड लगाए गए और इसका नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया। L1 मतलब लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य की आपस की जो गुरुत्वाकर्षण है वो थोड़ी बैलेंस हो जाए और इस स्पेस क्राफ्ट के लिए अपना ऑर्बिट मेंटेन करना, ताकि इसको ना तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच पाए ना सूर्य अपनी तरफ खींच पाए, उस पॉइंट पे इसको रखा जाने वाला है। और इसमें अब काफी सारे नए इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए गए हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स में अब कई तरह की स्टडीज की जाएगी। जो मैंने पहले बताया विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, यानी सूर्य के वातावरण को स्टडी करने वाला इंस्ट्रूमेंट इसमें ऑलरेडी रखा गया है। जिस पॉइंट पे इसको रखा जा रहा है वहां पे सूरज के ऊपर कोई ना तो एक्लिप्स लगेगा ना कोई ऑकल्टेशन होगी। ऑकल्टेशन का मतलब उसके सामने कोई चीज नहीं आएगी। जैसे हम पृथ्वी से अगर सूर्य को देखते हैं तो उसके सामने अगर चांद आ जाए तो उसको ऑकल्टेशन कहा जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। तो ऐसी कोई ऑकल्टेशन की पॉसिबिलिटी जब स्पेस में हम कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं तो उसके लिए नहीं होती। तो सूर्य को बड़ा अच्छा स्टडी किया जा सकता है। इसी वजह से वहाँ पे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो सूर्य के फोटोस्फीयर और उसके क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर मतलब सूर्य की जो डिस्क हमें दिखती है उसकी स्टडी करेगा, और क्रोमोस्फीयर उसी डिस्क के आसपास एक ऐसा छोटा सा जो है वो उसका रिंग है, क्रोमोस्फीयर का रिंग, जिसमें सूर्य से निकलने वाली जो आयनाइज्ड गैसेस हैं वो वहां जाके वो एक तरह का कलर और बहुत आयनाइज्ड वो एरिया रहता है, उसको स्टडी करेगा। उसके बाद आदित्य का सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट कि सोलर विंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी सोलर विंड जो हमारी पृथ्वी की तरफ आती है और हमारे आयनोस्फीयर में हमारे सैटेलाइट्स को उनके साथ इंटरेक्ट करती है, इन सब चीज़ों की जो स्टडी है वो भी की जाएगी। तो ये चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। इसी के साथ सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे को किसी भी जगह से आने वाली लाइट को अलग अलग उसमें किरणों में ब्रेक कर देता है और हम उसके बारे में ज़्यादा स्टडी कर पाते हैं। इसी के साथ उससे उठने वाले एक्सरे फ्लेयर्स जो हैं वो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ में स्टडी की जाएंगे। इसी के साथ हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी उसमें लगाया गया है, यानी हम एक्सरे को दोनों रेंजेस में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ सूर्य जो है वो एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करता है, इसीलिए उसके अंदर एक मैग्नेटोमीटर भी अब लगा दिया गया है जो सूर्य को स्टडी कर देगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का ये जो प्रोग्राम है जो हम आदित्य सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, ये साइंस के लिए, सूर्य को समझने के लिए, सूर्य से हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च है। जो प्रोग्राम है वो हम लोग करने जा रहे हैं और इसकी भी लॉन्च अब बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। ये भी बहुत जल्दी अब जाकर के हमारे लिए एक तरह की ऑब्जर्वेटरी हम स्पेस में सेट करने वाले हैं, ताकि हम सूर्य और सूर्य पे होने वाले डिफरेंट फिनोमिना को समझ सकें और पृथ्वी पे अपने जीवन को बेहतर कर सकें। सर, अगर हम देखें एस्ट्रोसैट जो कि एक छोटा मिनी हबल जिसे लोग बुलाते हैं आजकल, उसने भी एक सक्सेसफुल मिशन जो इसरो ने किया है वो बहुत अच्छा रहा है। तो उसकी जो न्यू डिस्कवरीज हैं जो एस्ट्रोसैट ने बनाई हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? एस्ट्रोसैट जैसा कि नाम से ही हमें पता है कि एस्ट्रोसैट एस्ट्रोनॉमी बेस्ड एक ऑब्जर्वेटरी हमने स्पेस में रख दी है। जब पृथ्वी पे हम रह करके किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसमें जो वातावरण है वो काफ़ी सारी वहाँ से आने वाली जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे को दिक्कत आती है उसको स्टडी करने में। अगर हम किसी चीज़ को स्टडी करना चाहें तो उससे सिर्फ दिखने वाली लाइट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उससे आने वाली जो एक्सरेज हैं, जो गामा रेज हैं और जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं।
जो एस्ट्रोसैट है वो हबल से कंपेयर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि बहुत ही वर्साटाइल एक तरह का ऑब्जर्वेटरी हम लोगों ने स्पेस में लगा दी है। जैसे हबल में और एस्ट्रोसैट में फर्क ये है कि हबल जो है वो एक प्रॉपर टेलीस्कोप है जो ऑप्टिकल लाइट में देखता है, यानी जैसा हमें आंखों से दिखता है हम आने वाली सारी रोशनी को नहीं देख पाते एक गर्म बॉडी से, लेकिन विजिबल लाइट उसमें से जो है वो हबल स्टडी करता है। इनफैक्ट नासा को हबल के साथ साथ 3 मिशन और लॉन्च करने पड़े ताकि वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमें एक बॉडी से आ रहा है उसको प्रॉपरली स्टडी कर पाए। हमारे एस्ट्रोसैट में ये खासियत है कि वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करता है, हाई एक्सरे से लेकर के और ऑप्टिकल लेवल तक एस्ट्रोसैट में हमारे पास इमेजेस आती हैं। और इसी वजह से एस्ट्रोसैट एक इम्पॉर्टेंट टेलीस्कोप है जो हमने स्पेस में रख दिया है, और क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं है हमें जो भी डाटा मिलता है उस डाटा को हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। जो एस्ट्रोसैट की जैसा मैंने बताया कि बहुत वाइड रेंज में वो ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करता है, तो हमारा फोकस जनरली ये रहता है कि हम लोग ब्लैक होल्स को स्टडी कर पाएं। ऑलरेडी एस्ट्रोसैट ऐसा डाटा दे रहा है जिससे साइंटिस्ट ऐसे मॉडल बिल्ड कर पा रहे हैं जो इन अद्भुत जो पिंड हैं अंतरिक्ष में उनको स्टडी करने में हमारी मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में नई स्टडी हमारे को पता लग रही है। इसके साथ जो स्टार्स जब खत्म हो जाते हैं और मरने, जिनको हम कहते हैं कि स्टार एक मर गया है यानी उसने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया है और वो एक न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो गया है, उसकी स्टडीज एस्ट्रोसैट से बहुत अच्छी की जा रही है। जी सर, अगर हम देखें अभी इसरो ने एक बहुत फंटास्टिक काम किया है जो कार्टोग्राफी में है। जी ठीक है, तो कार्टोसैट 2 जो कि अभी 0.5 रेजोल्यूशन पे जो स्पाइस स्टेलाइट है जिसको कहते हैं कि हम खुफिया स्टेलाइट बोल सकते हैं एक तरीके से, अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पे भी नजर रखे हुए हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा कुछ हमें बता सकते हैं? कार्टोसैट जो प्रोग्राम था वो इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि हमारे लिए अपनी पृथ्वी को आसमान से देख करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपने वेदर को बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने जो लोग मछुआरे हैं उनको ये बता सकते हैं कि मछलियाँ कहाँ पे ज़्यादा हैं, कौन से पोर्शन में जाएंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें इन कैमरों से, इन सैटेलाइट से जो पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं उनको मैनेज करने में हमारे को आसानी होती है। जैसे अभी केरला में बहुत बाढ़ आई है तो इसरो ने इन्हीं सब सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करके बहुत ऐसे मॉडल जनरेट किए हैं, लोगों की मदद की है, लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और कार्टोसैट सीरीज जो है वो अब हम 2F तक हम कार्टोसैट सीरीज में अपने सैटेलाइट्स को है लॉन्च कर चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी स्पेशियल यानी हम एक आसमान से अगर देखें तो हमें कितने छोटे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, तो वो अब हम 0.5 मीटर तक यानी करीब 2-1 फुट तक के ऑब्जेक्ट को आसमान से देख सकते हैं। अब मेरे ये बोलते ही कि हम 2 फुट के ऑब्जेक्ट को भी आसमान से देख सकते हैं, इसे आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा हम अपनी पृथ्वी पे, अपने देश में होने वाली चीज़ों को उस पर नज़र रख सकते हैं और आसपास के पड़ोसी देश भी क्या हरकत कर रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र रह सकती है। हम अभी तक हिंदुस्तानी लोग ये समझते शायद नहीं हैं कि हम जब गूगल को इस्तेमाल करके, उसके सैटेलाइट को इस्तेमाल करके अपना डाटा और अपनी इन्फॉर्मेशन उस पर डाल रहे हैं तो एक तरह से फॉरेन सर्वर के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। भारत के लिए एक ऐसा सिस्टम हो पाना जो इतना बढ़िया तरीके से स्पेशल रेजोल्यूशन से चीज़ों को देख पाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। और इसरो ने और हमारे देश की सरकार ने इस बात को समझते हुए ही कार्टोसैट को ये बजट दिया और कार्टोसैट अब एक सक्सेसफुल हमारा अपना सिस्टम बन गया है जो हमारे देश पे इन सारी चीज़ों में हमारी मदद कर रहा है। इनफैक्ट हम नाविक भी बना चुके हैं कि हमारा जो अपना खुद का GPS सिस्टम हो वो हो, हम किसी फॉरेन एजेंसी के GPS सिस्टम में डिपेंडेंट ना हो। और कार्टोसैट की अब जो नेक्स्ट हम लोग रेजोल्यूशन लेने जा रहे हैं वो 0.25 यानी करीब 25 सेंटीमीटर तक की चीज को हम स्पेस से देख पाएंगे। कार्टोसैट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लोग इन चीज़ों पे नज़र रख सकें कि हमारे देश की गवर्नेंस बेटर हो। गवर्नेंस से मतलब है कि हमने कहाँ रोडें बनाने की जरूरत है, अगर रोड बन रही है तो हमें किसी को भेज के नापने की जरूरत नहीं है, हम लोग बैठे बैठे सैटेलाइट से नाप सकते हैं कि रोड कितनी अच्छी बनी है, कितनी चौड़ी बनी है। अगर हमारे को किसी एक पूरी की पूरी सिटी के ऊपर मान लीजिए सोलर पैनल लगाने हैं तो हम कार्टोसैट से बैठे बैठे
उसका 3D मॉडल पूरी सिटी का बना सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ हम अपने सोलर पैनल लगाएंगे वहाँ पे सूर्य की रोशनी कैसे पड़ने वाली है और कितनी पड़ने वाली है और कितना छांव में रहने वाला है। तो प्लानिंग के हिसाब से, गवर्नेंस के हिसाब से कार्टोसैट इतने इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो हमारे पास ऐसा डाटा भेज रहे हैं जो हमारी बहुत मदद कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट तो कार्टोसैट से बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसके सिवा जैसा कि स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, उस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में सिक्योरिटी, क्योंकि अब हम 2 फुट तक का अगर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमारे लिए सिक्योरिटी दे पाना अपनी सिटीज में बहुत ही आसान हो गया है। हम लोग सैटेलाइट से बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि हमारे जंगल कितने काटे जा रहे हैं, हमारी नदियां किस तरह से मूव कर रही हैं, और ऐसी बहुत सारे गवर्नेंस के इशू जो है कार्टोसैट ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। हम आने वाले सालों में देखेंगे कि कार्टोसैट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देने जा रहा है जो हमारे लिए और हमारे देश की सरकार के लिए और हमारी गवर्नेंस के लिए बहुत मददगार होने वाला है। जी सर, जो इसरो है अपने जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनको अपना डेटा शेयर करता है, ठीक है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो अपकमिंग फेवरेट मिशन कौन सा है? देखिए, अभी हम लोगों ने एस्ट्रोसैट की बात की तो मैं एक मिशन एस्ट्रोसैट, जैसा मैंने बताया, ऑप्टिकल रेंज से लेकर के एक्सरे रेंज तक की चीज़ों में यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, तो मेरे लिए इंटरेस्ट रहेगा कि एक ऐसा मिशन लॉन्च किया जाए जो इंफ्रारेड में भी आसमान को देखे। ऐसा मिशन नासा के पास है और मैं मानता हूँ कि कभी ना कभी हम जल्दी ही इस तरह का एक मिशन डालेंगे। मेरा जो सबसे फेवरेट मिशन होगा वो मिशन, ऑलरेडी मैं बचपन से इस बात की तमन्ना करता हूँ कि हमारा खुद का एक स्पेस मिशन हो जिसमें ह्यूमन स्पेस में जा पाएं, और जब हम सक्सेसफुली स्पेस में ह्यूमंस को भेज लेंगे और लॉन्चेस कर लेंगे तो आम आदमी के लिए रोजगार की पॉसिबिलिटीज, इनफैक्ट स्पेस टूरिज्म डेवलप होगा, जिसको बहुत शिद्दत से मैं जिसकी इंतजार में हूँ कि हमारे देश में वो वक्त आए जब हम स्पेस टूरिज्म की बात कर पाएं और हम लोग स्पेस में लोगों को भेज पाएं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मैं देखता हूँ, एक ऐसा मिशन जो हमारे गांव-गांव तक इंटरनेट को पहुंचा पाए। ऐसे मिशंस की जो तैयारी है वो ना सिर्फ इसरो बल्कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरफ अपना स्टेप बढ़ा चुकी हैं और इस तरह के मिशंस लॉन्च किए जा रहे हैं कि सीधा सैटेलाइट से ही हम लोगों को इंटरनेट अवेलेबल हो पाए। तो ऐसे कुछ मिशंस हैं जिनकी मुझे बहुत तलाश है। और साथ ही साथ जो डाटा आपने बात कही, इसरो का डाटा अवेलेबल है, आम आदमी उसको इस्तेमाल करके उसको यूज कर सकता है। थोड़ी सी मेरी उम्मीद रहेगी कि ये डाटा जो है वो मेरी जैसी संस्थाएं जो जिसे एनजीओ कहा जाता है या जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को भी अवेलेबल हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को वो डाटा अवेलेबल है, लेकिन हमें वो डाटा लेने में और अरेंज करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी इसरो अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ओपन होता जा रहा है और इस तरह की फैसिलिटी सबके लिए ओपन की जा रही है। इस प्लेटफॉर्म से या उस प्लेटफॉर्म से हम किसी ना किसी रूप में उस डाटा का इस्तेमाल अपनी वर्कशॉप्स के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए हम इस्तेमाल कर पाते हैं और कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स उस डाटा को इस्तेमाल करके नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बहुत कुछ इस स्पेस में होने जा रहा है और मुझे लगता है कि भारत एक स्पेस सेवी देश बहुत जल्दी बन जाएगा और हम सब लोगों में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी, हमारे जीवन में स्पेस और एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर, जब हम इसरो की कभी कभी अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से अगर हम देखें तो कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं जो उसकी हमेशा या तो बुराई करते हैं या फिर उसे मोटिवेट नहीं करते हैं। बट अगर हम देखें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उन्होंने इसरो की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सम एग्जांपल जैसे आपने भी दिए कि वाटर कन्वर्जन, फिशिंग, ठीक है, वाटर वार्निंग, ये सारी चीज़ें लिस्ट जो है एंडलेस है। इसके बारे में थोड़ा और कुछ आप हमें बता पाएं? देखिए, किसी भी देश के पास एक ऐसा चौकीदार, ऐसा पहरेदार होना जो किसी के कंट्रोल में ना हो और चुपचाप हमारे देश पे नज़र रख रहा हो, ये और हमारे को इतने सारे फायदे दे रहा हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अनाउंस की, हम लोगों ने एक नया आयाम जोड़ लिया अपनी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें, और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को स्पेस में ले जाते ही भारत चौथा देश बन जाएगा पूरी दुनिया में जो इस तरह का मिशन करेगा। एक तरह से हम अपने आप में एक फुल फ्लेज टोटली ऑटोनॉमस बॉडी हो जाएंगे जो सस्ते सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च करने से लेकर के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तक और आसमान में अपने सैटेलाइट भेज करके अपने जीवन को पृथ्वी पे बेहतर करने के लिए बहुत सारा काम कर पाएंगे।
ऐसी चीज़ों को करने के लिए जो एक सेंटीमेंट होता है, पॉलिटिकल सेंटीमेंट, जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे, उसको उसके पीछे रहे, उसको बैकिंग दे और उसको टाइमली बजट्स और डेडलाइंस और सबसे बड़ी मोटिवेशन दे, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। इनफैक्ट उन्होंने खुद का जो पैशन है और खुद का जो इंटरेस्ट है उसमें आम आदमी को भी इन्वॉल्व कर लिया है। 15 अगस्त के एक प्लेटफॉर्म पे ये अनाउंस करना, एक आम आदमी के लिए एक तरह से इसरो के साथ जुड़ जाना है। उन्होंने इसरो को घर घर का एक ऐसा मेंबर बना दिया है जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। सर अगर हम बात करें SB200 जो कि एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो GSLV Mk3 के अंदर है, तो इसको माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे जो दूसरे नंबर का लार्जेस्ट और बड़ा बूस्टर होगा पूरी दुनिया में। तो इसरो जो है अभी काम कर रही है वो जो रीयूजेबल स्पेस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी अभी इसरो काम कर रही है जो कि ओशियंस के अंदर काम कर सकता है। तो इसको उन्होंने अवतार RLV का नाम दिया है। तो अवतार RLV के बारे में आप और क्या बता सकते हैं? आपने दो चीजों का नाम लिया, एक S200, वो S200 जो है वो हमारा अपना इंडिजिनियस सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। किसी भी देश के लिए अपने किसी भी मिशन को या रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर खुद बना पाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इसरो ने सक्सेसफुली इसके टेस्ट कर लिए हैं। SRB जो हमारे सॉलिड रॉकेट बूस्टर हैं, जो S200 सीरीज है, वो करीब 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट जो है ना जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ऐसा S200 बनने के बाद हम अपने आप पास अपनी पूरी टेक्नोलॉजी यानी SRB, फिर उसके बाद लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी और उसके बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ये तीनों के टेस्ट हम कर चुके हैं जो GSLV Mark 3 में हमें दिख रहे हैं। इस उपलब्धि के बाद एक तरह से हमारे पास स्पेस में जाने के लिए जो हमारे को व्हीकल चाहिए वो पूरी तरह से तैयार है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो दूसरी आपने बात की यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, वो एक तरह से आप ये समझिए कि एक तो हमारे रॉकेट्स हैं जो अब हमारे को स्पेस में ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोचिए एक ऐसा शिप हो जो एक बार समुद्र में जाए और उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए या उसको यूज ना किया जा सके, तो उस शिप की जो कॉस्ट होगी उसमें सफर करने की वो बहुत बढ़ जाएगी। तो सिर्फ इसरो ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी की तरफ काम कर रही है और जो हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कह रहे हैं वो एक तरह का इस तरह का व्हीकल है जो पहले तो एक हेलीकॉप्टर, एक हवाई जहाज की तरह हवा में उड़ेगा और उसके बाद सेकंड स्टेप में वो स्पेस में लॉन्च करेगा और उसके बाद वो वही व्हीकल वापस आकर के एक ग्लाइडर की तरह वापस लैंड करेगा और लैंड करने के बाद उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाएगा। इसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का नाम देकर के हम इसको डेवलप करने में लगे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रॉकेट में उतना सामान नहीं लेकर के जा सकते जितना सामान आपको स्पेस में भेजने की जरूरत है। या आप अगर स्पेस में कोई कॉलोनी जैसी 17 देशों ने मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे सुनीता विलियम्स अभी रह करके आई और हम सब जानते हैं और हमें गर्व है उनके ऊपर, इस तरह की जब हमें चीजें करनी होंगी, जब हमें सामान अब स्पेस में बड़े बड़े सामान भेजने होंगे, तो हमें एक तरह का शटल यानी जो स्पेस शटल यूएसए ने बना रखी है उस तरह का एक व्हीकल चाहिए होगा और उसी को डेवलप करने के लिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का जो प्रोग्राम है उसी तरह का एक स्पेस शटल डेवलप करने की तरफ हमारी तैयारी की जा रही है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका का ध्यान इस वक्त पूरी तरह से मंगल की तरफ है, वो मंगल पे पहुंचना और वहां पे कॉलोनी बसाने की तरफ देख रहा है। तो उन्होंने अपना जो स्पेस शटल मिशन जो प्रोग्राम है उसको क्लोज कर दिया है और अभी तक रशिया के पास यूएसए से कॉन्ट्रैक्ट जाता था कि उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेकर के जाया जाए। अब भारत की नज़र उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और हम ये देख रहे हैं कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाएं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को या ह्यूमंस को पहुंचा पाएं, तो हम लोग भी उस कॉम्पिटिटिव रेस में आ जाएंगे जहां पे ह्यूमंस को स्पेस में भेजने के लिए हमारे पास इस तरह के व्हीकल होंगे और उसमें ही ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी के साथ साथ जो दूसरी टेक्नोलॉजी जिस पे इसरो को डेवलप करना पड़ेगा वो डॉकिंग और अनडॉकिंग, यानी जब हम यहाँ से जाएं तो आप सोचिए कि एक गोली की स्पीड से चलती हुई चीज से दूसरी गोली से चलती हुई स्पीड को आपस में जुड़ना है, तो विज्ञान का कितना बड़ा ये एक तरह से अद्भुत कारनामा है जिसके लिए इसरो को भी प्रिपेयर होना है। डॉकिंग अनडॉकिंग वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ कर पाए जो 28,000 जो काफ़ी स्पीड से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है
और 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज यानी सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स एज वेल एज डॉकिंग एंड डॉकिंग की जो पॉसिबिलिटी है, ये हमारे को बहुत आगे ले जाएगी और हमारे पास ना सिर्फ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बल्कि बहुत सारी इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी इसमें से निकल करके आएंगे। जी सर, आगे लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आने वाले जो मिशंस हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि अगले 10 साल में, 15 साल में इसरो किस लेवल तक पहुंचेगा? सेम अभी जो हमारा नया टैलेंट है, जो नया इंटरेस्ट लोगों में जाग रहा है, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए? देखिए, जो साफ चीज दिखती है वो ऑलरेडी इसरो के तो दिमाग में है ही, इसी के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जिसको हम न्यू स्पेस कहते हैं वो डेवलप हो गई है इंडिया में। न्यू स्पेस का मतलब है कि बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े रॉकेट अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को स्पेस में भेज के बड़े बड़े काम कर पाना, यानी एक 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट भेजने के बजाय छोटे छोटे नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स भेज पाना और उन सैटेलाइट्स को बनाने की पॉसिबिलिटी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास हो, तो एक्चुअल स्पेस में यानी स्पेस टेक्नोलॉजी में लोगों के लिए रोजगार और नए इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज पैदा होती हैं। तो इसरो ने इस तरफ ऑलरेडी स्टेप ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करनी स्टार्ट की है प्राइवेट इंडस्ट्री को, और नए प्राइवेट लोग उसमें सामने आए हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जाने वाली है, तो यानी एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करने की फैसिलिटी, एस्ट्रोनॉट के बनने वाला सूट, उसके लिए बनने वाले लाइफ सिस्टम्स और हजारों ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो इसरो को अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को पास ऑन करने हैं, और इसरो ने इसकी तरफ ऑलरेडी स्टेप ले लिया है। यानी सरकार या हमारे और आपके दिए हुए टैक्स में से जो टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसको वापस देश की उन्नति के लिए प्राइवेट सेक्टर में डाल के इसरो बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से एक स्पेस एजेंसी को काम करना चाहिए, और यही इसरो के लिए फ्यूचर है। इनफैक्ट मैंने जो न्यू स्पेस की बात की, जो लोग नई टेक्नोलॉजीज, नए तरीके निकाल रहे हैं, उसमें मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं जो इस तरह का काम कर रही हैं, जिसमें नए ऐसे रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं जो मटेरियल के बजाय आयन से चलें, ऐसी नई चीजें, ऐसे नए सैटेलाइट, उनकी पॉसिबिलिटीज बनाई जा रही हैं। जो ऑलरेडी बड़े बड़े सैटेलाइट्स करते हैं उनको छोटे सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन के रूप में किया जाए। हमारे लिए अर्थ के आसपास का ऑर्बिट करीब 300 से 400 किलोमीटर का, जिसको लियो कहते हैं अर्थ ऑर्बिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और न्यू स्पेस का उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। उन टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि रिसर्च सिर्फ इसरो या उसके जैसी ही कोई एजेंसी कर पाती है, तो इसरो का और न्यू स्पेस की ये जो एक नई पीढ़ी की जो ये नई जो तैयार हुआ है, उनका आपस में समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो समन्वय धीरे धीरे बनता जा रहा है। अंतरिक्ष ऑलरेडी, इसरो भी ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहा है जो इस तरह का काम कर रही हैं, और मैं देखता हूं कि नियर फ्यूचर में भी ये काम आगे बढ़ेगा, और हम ये जो प्राइवेट और इसरो, प्राइवेट एजेंसीज और न्यू स्पेस और इसरो के बीच में जो आपस में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन देखेंगे, वो बहुत हाई लेवल पे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। फ्यूचर में इसरो को ऐसे न्यू स्पेस को सपोर्ट करने के लिए ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने हैं, और वो ले रहा है, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्री को आगे लाया जा रहा है। न्यू स्पेस डिजाइन में मुझे जो खासकर कुछ नाम ऐसे याद आते हैं जिन्होंने बहुत ही कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जो बात करने योग्य हैं, और उनमें से एक नाम जो याद आता है वो बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, जिन्होंने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाए हैं। 2 यंग बच्चे हैं जिन्होंने इस कंपनी को लॉन्च किया है, और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ऐसे रॉकेट बना रही है जिसका नाम उन्होंने चेतक रखा है, जो आपके छोटे नैनो सैटेलाइट्स को स्पेस में लेकर के जा पाएगा। साथ ही साथ वो सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। इसके सिवा जो दूसरी कंपनी मुझे दिखती है, नोपो टेक्नोलॉजीज, जिन्होंने स्पेस में नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन ट्यूब्स बना करके काफ़ी ऐसे मटेरियल दिए हैं जो हमारे न्यू स्पेस में काफ़ी काम आने वाली टेक्नोलॉजी है। इसके सिवा सेटश्योर नाम की एक कंपनी बहुत बढ़िया काम रिमोट सेंसिंग में कर रही है। वो लोग एग्रीकल्चर में ऐसा रेवोल्यूशन लाने के लिए काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश के किसानों को बहुत फायदा हो। इसके सिवा एक स्टार्टअप एस्ट्रोम नाम से 2 यंग लोग हमारी इंटरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर कोने में सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट मिल सके।
अभी तक हमें जो इंटरनेट मिलता है वो सीधा सैटेलाइट से नहीं आता, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पड़ते हैं। इसके सिवा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मेरे ध्यान में आया है कि एक और स्टार्टअप रॉकेटियर्स के नाम से छोटे मॉडल रॉकेटरी की तरफ काम किया जा रहा है। ये सब टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे देश के लिए नई इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज लेके आएंगी। और मेरी जैसी कंपनी जो इस एजुकेशन में काम कर रही है, एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है जो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश के लिए लेकर के आने वाला है।